हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन में हम यूनिट वन को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट वन में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता का लेक्चर 12 है ये। इसमें हमने विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों को समझा था, जैसे कि आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान विधि। ये सभी विधियां मैंने अपने पुराने वीडियो में करा दिया है। आज हम इस वीडियो में मुक्त अधिगम विधि, माइंड मैपिंग विधि, अवधारणा विधि, सादृश्य मूलक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, असाइनमेंट विधि, इन सभी विधियों को यहाँ पर हम समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन विधियों की अपनी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से इन विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों को शुरू करने से पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि शिक्षण विधियां आखिर होती क्या है। तो कोई शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जब छात्र की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को जिस भी तरीके से पढ़ाता है या उसको समझाता है, उन सभी तरीकों को ही शिक्षण विधियां कहते हैं। इस तरह से आपने जाना कि जो शिक्षण विधियां हैं वो छात्र की समस्या के समाधान हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। और कई तरह की शिक्षण विधियां होती है जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है और उसके माध्यम से छात्र की समस्या का समाधान किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम मुक्त अधिगम विधि के बारे में जानेंगे। मुक्त अधिगम विधि क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया में यह एक ऐसी विधि है जिसमें लचीलापन और अनौपचारिक प्रकृति का होना मौजूद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लचीलापन और अनौपचारिक प्रकृति का रूप यहाँ पर पाया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार से छात्रों की समस्या का समाधान करना, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मानवीय संसाधनों, शिक्षक सहायक सामग्रियों और अन्य उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह से मुक्त अधिगम विधि में लचीलापन और अनौपचारिक रूप पाया जाता है। इसमें समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप से मानवीय संसाधनों, शिक्षक सहायक सामग्रियों या अन्य उपकरणों की सहायता के माध्यम से किया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। मुक्त अधिगम विधि में अगर आप देखेंगे तो इसमें निश्चित कक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती है जो कि एक जगह फिक्स हो। इस विधि में छात्र की समस्या का समाधान कहीं पर भी किया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे मस्तिष्कीय मानचित्रण की, जो कि एक इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है। माइंड मैपिंग 1960 में ये जो है टोनी बुजान के द्वारा इसको लाया गया। तो माइंड मैपिंग के जो प्रतिपादक हैं टोनी बुजान है। इस शिक्षण विधि में विचार विशेष से संबंधित तर्कों की व्याख्या की जाती है। तो जो भी विचार विशेष है उनसे संबंधित यहाँ पर जो भी तर्क होते हैं, तर्कों की व्याख्या की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी भी किसी छात्र के मस्तिष्कीय बिंदु को, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि किसी छात्र के मस्तिष्कीय बिंदुओं को स्पष्ट करके चित्रात्मक वर्णन किया जाए तो उसे ही मस्तिष्कीय मानचित्रण कहा जाता है। इसमें शिक्षक छात्र के मस्तिष्क को समझकर, पढ़कर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसे ही मस्तिष्कीय मानचित्रण कहा जाता है। इस तरह से जब कोई शिक्षक छात्र की मस्तिष्क में जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को समझकर और उनको जानकर जब उसकी आवश्यकताओं की, उसकी समस्याओं का समाधान कर दे तो उसे ही मस्तिष्कीय मानचित्रण कहा जाता है। और अब हम जानेंगे अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग की जो शुरुआत है वो आसू बेल के द्वारा की गई थी 1984 में। इससे कोई शिक्षक जो होता है वो विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से करके समझाने की प्रक्रिया पर बल देता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी शिक्षक क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित रूप में करने के बाद उसको समझाता है। साथ ही इसके द्वारा विकसित अवधारणाओं का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करके उनकी सही व्यवस्था की जाती है। तो जो भी अवधारणा होते हैं उनका चित्रात्मक रूप से प्रस्तुति की जाती है, प्रदर्शित किया जाता है
और इसको एक सीक्वेंस में इसको प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से देखेंगे आप इन शॉर्ट में, तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सिस्टमैटिक फॉर्म में रखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, वास्तविक अवधारणा से यहाँ पर स्टूडेंट्स को अवगत कराया जाता है। अब हम बात करेंगे सादृश्य मूलक विधि की। सादृश्य मूलक विधि जो है पेपर में आता ही है, और इस चीज को आप बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इसका एक क्वेश्चन पेपर में आना हमेशा फिक्स है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट विधि बन जाती है। यहाँ पर देखें, इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए सादृश्य मूलक विधि का, उसको आप आसानी से कर सकते हैं और आप अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। इसमें आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वैसे, जैसे, इसी प्रकार, उसी प्रकार, ये जब शब्द आपको दिखाई दे जाए तो आपको वहां पर सादृश्य मूलक विधि बतानी है, सही आंसर टिक करना है। इस विधि को सही से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण दिखाता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में लिखा है कि प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एकाग्रता की शक्ति है, शक्ति पर उसी प्रकार, यहाँ पर आपको दिख गया उसी प्रकार, जिस प्रकार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए बस ये ट्रिक का आपको याद रखना है, उसी प्रकार, जिस प्रकार, जैसे, वैसे, ये शब्द जहां पर आपको दिखा जाए, आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होगा सादृश्यात्मक या सादृश्य मूलक। इस प्रकार से आप यहाँ पर सादृश्य मूलक विधि जो है आसानी से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे खोज विधि, या फिर इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, और इंग्लिश में आपने इसका नाम सुना ही होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो अक्सर एग्जाम में ह्यूरिस्टिक मेथड करके ही इसको पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि कोई भी शिक्षक छात्र के सामने केवल विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर देता है। यहाँ पर जो शिक्षक है छात्र के सामने केवल परिस्थितियों का निर्माण कर देता है, जहाँ छात्र स्वयं सक्रिय होकर, खुद यहाँ पर छात्र जो है एक्टिव रहता है, और एक्टिव होकर तथ्यों को खोजता है, उनका विश्लेषण करता है, और स्वयं शिक्षण समस्या का समाधान करता है। तो वही विधि जो है खोज विधि कहलाती है, या ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक मेथड में जो शिक्षक है वो केवल परिस्थितियों का निर्माण करता है, वातावरण का निर्माण करता है, जिस वातावरण में छात्र स्वयं ही सक्रिय होकर तथ्यों को खोजता है, उनका विश्लेषण करता है, और स्वयं अपनी समस्या का समाधान निकालता है। इस तरह का तरीका जहाँ पर अपनाया जाता है उसको खोज विधि या अन्वेषण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। इसके प्रतिपादक जो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, और इसमें जो छात्र होता है एक्टिव होता है, साथ ही साथ छात्र केंद्रित विधि इसको माना जाता है। शिक्षक पर्दे के पीछे रहकर सूत्रधार करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो केवल मार्गदर्शन का कार्य करता है, और उस मार्गदर्शन में जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस तरह से अब हमारी अगली विधि है क्रमागत या फिर अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रमागत विधि है इसका उपयोग उच्च कक्षा के छात्रों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शिक्षक विषय वस्तुओं को छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे फ्रेम में बांटकर एक एक करके सभी तथ्यों को एक साथ ना समझाकर एक एक करके, यानी कि सभी तथ्यों को, सभी पदों को, सभी टॉपिक्स को समझाता है। साथ ही शिक्षक तब तक अगले पद पर, अगले टॉपिक पर, अगले यूनिट पर नहीं पहुंचता जब तक स्टूडेंट्स जो है 100% रिजल्ट ना दे दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शिक्षक है वो किसी एक यूनिट को, मान लिया ये यूनिट 1 है, या फिर कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर को यहाँ पर उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और पहले पार्ट को अभी यहाँ पर समझा रहा है। इसको समझाने के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लेता है, उनका मूल्यांकन करता है, टेस्ट लेता है,
और टेस्ट में जब 100% सभी बच्चों का रिजल्ट आता है तभी वो अगले पर जाता है, अगले यूनिट को, अगले सूचना को, अगले जो सब हेडिंग है उसको समझाता है। इस तरह से यहाँ पर जो शिक्षक है वो फ्रेम में बांटकर सभी चीजों को समझाता है और पहले फ्रेम को तब तक समझाता है जब तक उसका 100% रिजल्ट ना आ जाए, यानी कि बच्चों को जो सिखाना है वो बच्चे 100% ना सीख लें तब तक इसको सिखाता रहेगा। और जब इसको सिखा लेने के बाद 100% रिजल्ट आ जाएगा फिर नेक्स्ट वाले पर बढ़ेगा और नेक्स्ट को समझाएगा और तब तक समझाएगा जब इसमें भी वो 100% रिजल्ट ना प्राप्त कर ले। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह से चीजों को एक एक करके बारीकी से सभी छात्रों को तब तक समझाया जाता है जब तक उनको 100% समझ में ना आ जाए। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षक है वो सभी स्टेप पर लगातार फीडबैक लेता रहता है और उनकी कमियों और दोषों का पता लगाकर उनकी कमियों और दोषों को दूर करता है। मान लिया यहाँ पर उसने पढ़ाया, समझाया और फीडबैक लिया, टेस्ट लिया और जो कमियां उसके सामने आई उन कमियों को दूर करके फिर दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है, फिर दोबारा से देखा जाता है कि 100% रिजल्ट आया या नहीं आया। जब 100% रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ता है। इसी तरह से सेम प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी 100% रिजल्ट आने के बाद ही नेक्स्ट पर बढ़ता है। इस तरह से इसके द्वारा जब शिक्षित किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है तो छात्र के अंदर एक गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन डेवलप होता है। इस तरह से आपने यहाँ पर खोज विधि और क्रमागत विधि जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट विधि पर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली विधि हमारी क्या है। अब हम जानेंगे अभिविन्यास विधि, जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट मेथड कहा जाता है। असाइनमेंट मेथड जो है इसको विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि विशिष्ट विषय वस्तुओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो शिक्षक होता है छात्रों को कुछ प्रश्न देता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर या उन प्रश्नों का जो समाधान है वो छात्र को स्वयं करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो छात्र है वो खुद स्वयं समस्या का समाधान खोजता है, उसका उत्तर लिखता है और इस तरह की नीति जहाँ पर, इस तरीके को जहाँ पर अपनाया जाता है तो उसे असाइनमेंट मेथड कहते हैं। आप सब भली भांति इस चीज से परिचित होंगे, आप लोगों ने भी असाइनमेंट बनाया ही होगा। तो सेम प्रोसेस जहां पर किया जाए उसको अभिविन्यास विधि या असाइनमेंट मेथड कहते हैं। इसमें छात्र को खुद से अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाता है, छात्र को खुद से अध्ययन हेतु अपनी समस्या का समाधान खोजने हेतु प्रेरित किया जाता है। शिक्षक छात्र का मार्गदर्शन करता है और इस तरह से शिक्षक के मार्गदर्शन में जो स्टूडेंट्स होता है वो अपना असाइनमेंट तैयार करता है, प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, जिसे ही अभिविन्यास विधि कहते हैं। इसी के साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट विधि जो कि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन मेथड कहलाता है, साथ ही समूह अंतरक्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विधि में क्या होता है कि सेम स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस विधि में उपयोग में लाया जाता है, यानी कि आप देखेंगे सेम एज ग्रुप हो, सेम क्लासमेट के हो या फिर सेम मानसिकता वाले स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह की विधि को अपनाया जाता है। यहाँ पर शिक्षक छात्रों को स्वयं के आयु वर्ग या सहपाठी जो कि क्लासमेट के समान ही वर्गीकरण कर देता है और वर्गीकरण करने के बाद जो है कक्षा का संचालन करता है, यानी कि सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ ही या फिर सेम क्लासमेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्गीकरण करने के बाद यहाँ पर कक्षा संचालित की जाती है। इस विधि में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इससे उनको अधिगम में, सीखने में और अवबोध में, शिक्षण में, सीखने समझने में सरलता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, सेम मानसिकता वाले, सेम ग्रुप वाले और सेम क्लासमेट के, सेम स्टैंडर्ड के जब स्टूडेंट्स के साथ इनको पढ़ाया जाता है तो उनको सीखने में सरलता हो जाती है। तो इस तरह के तरीकों को जहाँ अपनाया जाता है उसको पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, साथ ही समूह अंतरक्रिया कहा जाता है।
इसी के साथ ही अब हमारी अगली विधि है प्रेजेंटेशन विधि कहते हैं, जिसको टीवी विधि, वीडियो विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि प्रोजेक्टर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, टीवी की सहायता से जब छात्र की समस्या का समाधान किया जाए तो उसे ही प्रेजेंटेशन मेथड कहा जाता है। इसमें जो छात्र की समस्या है उसका समाधान चित्रमय व्याख्यान मॉडल के रूप में किया जाता है। चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करके छात्र की समस्या का समाधान किया जाता है, जिसको छात्र आसानी से समझ सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे संगोष्ठी विधि की, जो कि एक इम्पोर्टेंट विधि है और एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में संगोष्ठी विधि एक सामूहिक चर्चा विधि होती है। तो संगोष्ठी विधि जो है एक सामूहिक चर्चा विधि कहा जाता है इसे, जिसमें क्या होता है कि समूह में किसी भी विषय वस्तु या तथ्य के प्रति विश्लेषण करके विषय वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो संगोष्ठी विधि एक सामूहिक चर्चा विधि होती है और समूह में कोई भी विषय वस्तुओं को लाया जाता है, उस पर विश्लेषण किया जाता है और उसको फिर प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से छात्र की समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाता है और इस विधि में विषय विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो भी विषय है या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करके उनके विषयों की अभिव्यक्ति क्षमता का गहन आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इसी के अलावा इसमें अगले क्रम में देखेंगे कि इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। जो भी अपना विषय प्रस्तुत करता है, तर्क वितर्क करता है, तो इससे क्या होता है कि छात्र के अंदर उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित हो जाती है। इस तरह से इसे ही संगोष्ठी विधि कहा जाता है। अब हम जानेंगे पात्र अभिनय विधि, जिसको इंग्लिश में रोल प्लेइंग मेथड कहा जाता है। रोल प्लेइंग मेथड को आप जब देखेंगे तो इसमें जो शिक्षक होता है वो एक्टिंग के थ्रू किसी का रोल प्ले करके बच्चों को सिखलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यवहारिक कौशलों को अगर प्रदर्शित करना हो, मानवीय कौशलों को, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना हो, तो उसके लिए रोल प्लेइंग मेथड का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर क्या किया जाता है, नाट्य रूपांतरण किया जाता है। नाट्य रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, उसके नाटक किया जाता है, यानी कि उसकी एक्टिंग की जाती है, रोल किया जाता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि जो एक्टर्स होते हैं किस तरह से किसी का रोल प्ले करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी छात्र जो है क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर भी जो शिक्षक होता है किसी भी व्यक्ति का नाट्य रूपांतरण करके वह दूसरों की कल्पनाओं को स्वयं में ढालकर छात्र की समस्या का समाधान करता है। इससे प्रत्येक सदस्य की सहभागिता, प्रतिपुष्टि, कार्य क्षमता का विकास होता है। तो इस विधि में जितने भी सदस्य नाट्य रूपांतरण में शामिल होते हैं, नाटक में शामिल होते हैं, उन सभी में सहभागिता की और प्रतिपुष्टि की और कार्य क्षमता की जो है वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है। यह विधि बदलते हुए समाज के परिदृश्य को सामने लाने में सहायक मानी जाती है। तो यहाँ पर जो भी समाज है, समाज में बदलाव है, बदलाव को सामने लाने के लिए इस विधि को सहायक माना जाता है। और इस तरह से आप इसको भली भांति से समझ गए होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, जो कि सामाजिक मुद्दों पर, ठीक है, किए जाते हैं, जिसके द्वारा समाज में कई सारे मुद्दों को सामने लाया जाता है और समाज की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह का जहाँ पर आपको देखने को मिले तो उस विधि को हम पात्र अभिनय विधि कहते हैं। इसी क्रम में हमारी अगली विधि है सहयोगात्मक विधि। सहयोगात्मक विधि में आप देखेंगे कि जो शिक्षक है वो बाहर रहकर सूचना देता है, नोट्स देता है, ज्ञान देता है और इसके बाद जो छात्र है, छात्र की सहायता वो करता है। यहाँ पर यानी कि जो शिक्षक है वो छात्र कोई टीचिंग नहीं कराता,
कोई शिक्षण कार्य नहीं करता। केवल छात्र को उसकी सूचना, इंफॉर्मेशन, रेफरेंस आप कह सकते हैं कि वो रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है कि आपको ये समस्या है, इस इस टॉपिक पर आपको समझना है या जानना है तो आप इस चीज को फॉलो कर लें, ये नोट्स को फॉलो कर लें, इस बुक्स को पढ़ लें। इस तरह की सूचनाएं केवल दी जाती हैं, जिसके बाद छात्र स्वयं चीजों को पढ़ता है और समझता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इस तरह से सहयोगात्मक विधि में शिक्षक केवल सहयोग करता है, और सहयोग किस तरह का कि सूचना, ज्ञान, नोट्स, बुक रेफरेंस आदि देकर करता है। इसी का अगर अपोजिट कर दे तो यहाँ पर सहकारी या सहभागी विधि होती है, जो कि अंतिम विधि है। और इस विधि में आप देखोगे कि जो कार्य निष्पादन है, यानी कि जो शिक्षक और छात्र यहाँ पर दोनों ही मिलकर किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का या फिर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, जिसमें दोनों ही मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह से सहभागी या फिर सहकारी विधि में कार्य का निष्पादन शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर करते हैं। परंतु सहयोगात्मक विधि में जो शिक्षक होता है वो केवल सूचनाएं, इंफॉर्मेशन देता है, और छात्र उन सूचनाओं, इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी समस्या का समाधान करता है। लेकिन यहाँ पर जो कोई समस्या होती है उसका समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर करते हैं। इस तरह से ये विधि भी आपकी कंप्लीट हो गई है, और आई होप आपको ये सभी विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत काफ़ी सारी वीडियो बना दी गई हैं, और ये हमारी अंतिम वीडियो थी जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित थी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और आप इन सब विधियों को ध्यान से समझें और इन सब से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें।